वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने चैप्टर 13 जो है उसको रिवाइज करना है। चैप्टर 13 कौन सा है? गैसियस एक्सचेंज। सबसे पहले रिस्पायरेशन क्यों करते हैं इंडिविजुअल्स, ये आपको पता है। हमने बायोएनर्जेटिक्स में सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि हमें एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हम सेलुलर रिस्पायरेशन की तरफ जाते हैं। तो क्या सिर्फ एक ही तरह की रिस्पायरेशन होती है? तो इसका आंसर है नहीं। रिस्पायरेशन जो है वो दो तरह की है। एक है ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन, ये जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग का अमल जो है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन है। और सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है कि इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एनर्जी स्टोर होती है वो लेते हैं एटीपी की फॉर्म में। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं डिफरेंट मीडियम्स में रिस्पायरेशन के? पहले तो ये देखें कि दो मीडियम्स हैं रिस्पायरेशन के, एक वाटर है और एक क्या है? एयर है। ठीक है, अब हमने इनका कंपैरिजन करना है। सबसे पहले देखें आप कि जो एयर है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट जो है ना वो वाटर का अगर इक्वल उतनी ही अमाउंट हो ना जितनी अमाउंट की हम एयर ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन कंटेंट एयर में ज़्यादा होंगे। सपोज़ करें हमने 1 लीटर लिया वाटर का और 1 लीटर लिया एयर का। अब जो 1 लीटर वाटर है ना उसमें सिर्फ कितनी ऑक्सीजन होगी? 10 ml। और जो 1 लीटर एयर है उसमें कितनी ऑक्सीजन होगी? 200 ml। अब ऑक्सीजन जो है ना उसका जो डिफ्यूजन रेट होता है ना वो 8000 टाइम्स ज़्यादा होता है इन एयर में एज़ कम्पेयर टू वाटर। और एज़ वेल एज़ जो वेंटिलेशन होती है वो 8000 टाइम्स स्लो होती है वाटर में एज़ कम्पेयर टू एयर। और वाटर जो है ना विस्कस मटेरियल है, ठीक है, इसकी विस्कोसिटी 50 टाइम्स ज़्यादा होती है एयर से। सो बेस्ट मीडियम कौन सा हुआ हमारे पास रिस्पायरेशन के लिए? बेस्ट मीडियम है एयर, जिसको हमने किसकी बेस पे डिफ़ाइन किया? 3 क्वालिटीज़ की बेस पे। कौन कौन सी क्वालिटी थी? फर्स्ट वन ऑक्सीजन लेवल था जो एयर में ज़्यादा होता है ऑक्सीजन कंटेंट। सेकंड वन ऑक्सीजन का डिफ्यूजन रेट था और थर्ड वन विस्कोसिटी थी। अब प्लांट्स में गैस एक्सचेंज कैसे होती है? ह्यूमन में तो चले हो गया रिस्पायरेटरी सिस्टम है। अब प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उनमें ऐसा कोई भी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता जो रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व हो। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फिर प्लांट्स क्या सांस लेते हैं? क्या प्लांट्स रिस्पायर करते हैं? तो इसका आंसर ये है यस, प्लांट्स जो हैं वो कैरी आउट करते हैं गैसियस एक्सचेंज। और हर सेल जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक गैसियस एक्सचेंज करता है। अब अगर हम कहें कि जैसे ह्यूमन में ब्लड है तो ये न्यूट्रिएंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, गैसेस की डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, तो क्या प्लांट्स में भी जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं जाइलम और फ्लोएम वो करते हैं ये काम? नहीं, जाइलम और फ्लोएम का कोई लिंक नहीं होता ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के साथ। मीज़ोफिल में होती हैं लार्ज एयर स्पेसिस, वो इन्वॉल्व होती हैं गैस एक्सचेंज में। स्टोमेटा मेन साइट है गैस एक्सचेंज की। स्टोमेटा आपको पता है यंग स्टेम में और लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो कॉर्क टिश्यू है वहाँ स्टोमेटा नहीं होते, बल्कि वहाँ पे डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? डेड सेल्स कॉर्क के बने होते हैं। इसके अलावा वहाँ पे पोर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं लेंटिकल्स। लेंटिकल्स किस में इन्वॉल्व होते हैं? गैसियस एक्सचेंज में। अब प्लांट्स जो है ना वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? डायरेक्टली एयर से। किसके थ्रू एंटर होती है ऑक्सीजन? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं? यंग स्टेम पे और लीव्स में। स्टोमेटा होते कितने हैं? 12,000 स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ लीफ। अब स्टोमेटा आगे किसके साथ कनेक्ट हैं? इंट्रासेलुलर स्पेसीज के साथ। अब इन स्पेसीज में क्या होता है? 40% जो है ना टोटल वॉल्यूम ये कवर करती हैं। और एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ पे होता है इनमें? बिटवीन एंड द मॉइस्ट सर्फेसिस ऑफ मीज़ोफिल सेल्स। सो गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होगा? मीज़ोफिल सेल्स में, जिनमें एयर स्पेसिस होती हैं। अब ये तो हो गया एरियल पोर्शन प्लांट का, जैसे स्टेम और लीव्स हैं। अब जो रूट्स हैं जो ज़मीन के अंदर हैं वो कहाँ से लेंगी ऑक्सीजन? अब जो सॉइल में पोर्स होते हैं ना वहाँ पे प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, तो रूट्स जो हैं वो उन पोर्स से ऑक्सीजन लेंगी। अब फोटो रिस्पायरेशन, फोटो का मतलब हो गया लाइट और रिस्पायरेशन आपको पता है। अब प्लांट्स में जो डे टाइम में रिस्पायरेटरी एक्टिविटी होती है उसको हम कहते हैं फोटो रिस्पायरेशन, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। अब इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है, ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होती कि इसको हम एटीपी फॉर्मेशन में यूज़ कर सकें। अब ये इस प्रोसेस को कैटलाइज कौन करता है? रूबिस्को।
अब हमने रुबिस्को पहले पढ़ा था चैप्टर 11 में, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सेकंड फेज था डार्क रिएक्शन, उसमें रुबिस्को क्या करता था, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कर रहा है। अब फोटो रिस्पिरेशन में रुबिस्को क्या क्या काम है, फोटो रिस्पिरेशन में रुबिस्को जो है ये ऑक्सीजन की फिक्सेशन करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक ही एंजाइम और दोनों काम उसके ज़िम्मे हैं, इसका आंसर देखते हैं। अब जो रुबिस्को है ना, ये नेचुरल ऐसा ही है कि इसकी दो साइड्स हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, एक ऑक्सीजन के लिए है, ठीक है। अब स्टार्ट में तो जब कार्बन डाइऑक्साइड अबंडेंट थी, ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो ये मसला ही नहीं था फोटो रिस्पिरेशन का, ठीक है। लेकिन अब जो है ऑक्सीजन ने भी बाइंड होना है अपनी वाली साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड ने भी बाइंड होना है अपनी वाली साइड से। अब यहाँ पे रुबिस्को जो है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट जो है वो रुबिस्को की प्रेजेंस में किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और हमारे पास ये क्या बनाता है, ग्लाइकोलेट। राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, ग्लाइकोलेट। अब वो ग्लाइकोलेट कहाँ चला जाएगा, पैरोक्सिसोम्स में। पैरोक्सिसोम्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन अब क्या है, ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है और ये चला जाएगा आगे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाएगा सीरीन में और एक मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो सिंथेसिस होगी उसकी, ठीक है। अब ये देखें पाथवे जिसके थ्रू राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट को हम कन्वर्ट करते हैं सीरीन में, उसको हमने क्या कहा, फोटो रिस्पिरेशन। और ये क्वेश्चन आया था MCQs के, फोटो रिस्पिरेशन जो है वो कितने परसेंट जो कार्बन फिक्सेशन है उसको कम करती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कितने परसेंट कम करती है, वो 25% कम करती है, ठीक है। अब क्या होता है, फोटो रिस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इंस्टेड ऑफ फिक्सेशन, ठीक है। अब क्या होता है, अपेरेंटली तो फोटो रिस्पिरेशन जो है वो कम कर रही है फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। और ये प्लांट्स के लिए इतने ज़्यादा एसेंशियल भी नहीं है, क्योंकि प्लांट्स जो फोटो रिस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं करते वो भी तो ग्रो करते हैं। फिर फोटो रिस्पिरेशन हो क्यों रही है, इसका आंसर मैंने आपको पहले बताया है, अगर आपको याद रहा तो। मैंने बताया आपको कि जो रुबिस्को है हमारे पास एंजाइम है, उसकी दो साइड्स हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और दोनों जगह पे आके बाइंडिंग होनी है। जब ऑक्सीजन कम थी तो इतना इशू नहीं था, लेकिन अब जो है वो नेचुरली ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये प्रोसेस होगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पिरेटरी सर्फेसिस इन एनिमल्स। एनिमल्स की हमने बात करनी है, यहाँ तक तो थी प्लांट्स की बात। एनिमल्स में अब जो रिस्पिरेटरी सरफेस है उसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो उसकी होनी चाहिए 4 प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली क्या है, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, ठीक है, ताकि सरफेस एरिया अवेलेबल तो हो गैस एक्सचेंज के लिए। मॉइस्चर होना चाहिए, यानी इसको ना मॉइस्ट होना चाहिए ताकि गैस एक्सचेंज जो है वो इफ़ेक्टिवली हो सके। जैसे लंग्स की इनर वॉल्स होती हैं, जैसे गिल्स होते हैं। उसके बाद थिन एपिथेलियम। अब वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस के क्रॉस डिफ्यूजन होनी है, यानी थिन एपिथेलियम है, इधर सपोज एयर है, इधर वाटर है, यहाँ इनके दरमियान जो एपिथेलियम है वो बहुत थिन होनी चाहिए। जैसे एनिमल्स में बेसिकली ये 2 सेल थिक होती है। वेंटिलेशन तब होगी जब डिफ्यूजन ग्रेडियंट होगा, यानी एक साइड पे गैसेस कम होंगी, दूसरी साइड पे गैसेस ज़्यादा होंगी, तो इफ़ेक्टिव वेंटिलेशन होगी। नेक्स्ट कैपिलरी नेटवर्क। अब जो साइट है गैस एक्सचेंज की, ठीक है, जैसे सपोज करें एल्वियोलाई हैं, एयर सैक्स है ना लंग्स में, वो साइट हैं गैस एक्सचेंज की अगर, तो वहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वो रिचली सप्लाइड होनी चाहिए कैपिलरी नेटवर्क के साथ। इसका फ़ायदा क्या होगा कि रैपिड डिफ्यूजन होगी। अब हमने बात करनी है सबसे सिंपलेस्ट एनिमल की, वो क्या है, हाइड्रा। ये आपने माइंड में रखना है, हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हुए जा रहे हैं। हाइड्रा में क्या होता है, कोई स्पेशलाइज्ड आर्गन नहीं होते रिस्पिरेशन के लिए। गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है, इंटायर जनरल सरफेस के साथ, और ये लाइन कर रही होती, ये जो लाइन कर रहे हैं ना सेल्स डाइजेस्टिव कैविटी को, उनमें होता है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि जो लाइनिंग है इनकी कैविटी की, वो एक्ट करती है एफिशिएंट रिस्पिरेटरी सरफेस। हाइड्रा में क्या है, कोई स्पेशल आर्गन नहीं है। कौन रिस्पिरेटरी सरफेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, इनर लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। अब थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी की तरफ आ जाएं, अर्थवर्म में भी कोई स्पेशलाइज्ड आर्गन नहीं है, लेकिन इसमें गैस एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है, स्किन के थ्रू।
अब स्किन जो है वो रिचली सप्लाइड है ब्लड कैपिलरीज के साथ। जो मैंने आपको पहले बताया कि जो सरफेस होगी ना गैस एक्सचेंज के लिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होनी चाहिए। इसके अलावा ये मॉइस्ट होती है स्किन, क्योंकि ग्लैंड्स वगैरह की सिक्रीशन आती हैं इस पर। ऑक्सीजन जो है वो डिज़ाल्व हो जाती है और डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी में चली जाती है। अब क्या होता है, ब्लड में जाके ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपको पता है अनस्टेबल होता है, और ये टिश्यूज़ में जैसे ही ब्लड जाता है तो ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है। लेकिन इसमें ब्लड जो है ना वो टिश्यूज़ के साथ उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू जाती है टिश्यूज़ में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम प्रोसेस से रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी की तरफ आए, आर्थ्रोपोड्स। पहले हमने फाइलम नाइडेरिया की बात की, हाइड्रा की, फिर हम आए अर्थवर्म्स की तरफ यानी कि फाइलम इनालिडा। अब हम आए हैं काकरोच की तरफ यानी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा। अब स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रांचिंग सिस्टम है एयर ट्यूब्यूल्स का, जिन्हें हम ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकियल सिस्टम है इसमें, ये देखें ये ट्रेकिया है, ठीक है, जो आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है ट्रेक्यूल में। अब मेन ट्रेकियल ट्रंक जो ओपन होता है आउटसाइड की तरफ वो होता है स्पाइरिकल्स की हेल्प से, और 10 पेयर होते हैं स्पाइरिकल्स के। उनमें से जो फर्स्ट 2 पेयर होते हैं ना वो थोरैक्स पे होते हैं, जबकि रेस्ट 8 जो होते हैं ना वो 8 एब्डोमिनल सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होते हैं। ट्रेकिया डिवाइड होते हैं और क्या बनाते हैं, ट्रेक्यूल्स। ट्रेक्यूल्स जो हैं वो ये एंड होते हैं ब्लाइंड डक्ट्स में, जो कि फिल होती हैं फ्लूइड के साथ, और उसमें होता है उसमें ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है। ये सराउंड कर लेती हैं ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को, और डायरेक्टली सप्लाई कर देती हैं ऑक्सीजन लिविंग सेल्स में। उसके बाद क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है आउटसाइड इन्वायरमेंट के दरमियान में और अंदर वाले बॉडी के दरमियान में। सो एयर जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती है ट्रेकिया में। अब ये किन स्टेप्स के थ्रू एयर की मूवमेंट होती है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के थ्रू। इंस्पायरेशन की अगर हम बात करें, एयर को पंप किया जाता है अंदर की तरफ, ठीक है, ट्रेकिया की एक्सपेंशन से। एयर को बाहर की तरफ भेजा जाता है, किसकी, कंट्रैक्शन है अब्डोमिनल मसल की। अब क्या होता है, जब अब्डोमिनल मसल एक्सपैंड करते हैं ना तो जो फर्स्ट 4 स्पाइरिकल्स थे ना वो ओपन हो जाते हैं, और एयर जो होती है वो स्पाइरिकल से ट्रेक्यूल में आ जाती है। ये अब्डोमिनल एक्सपेंशन की बात हो रही है। अब जब अब्डोमिन कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इंटीरियर 4 पेयर जो पहले ओपन थे ना वो क्लोज हो जाएंगे, और जो पोस्टीरियर 6 पेयर्स हैं ना स्पाइरिकल के वो ओपन हो जाएंगे, और ये फोर्स करेगा एयर थ्रू द ट्यूब्यूल्स एंड इवेंचुअली आउट ऑफ बॉडी। इन दिस वे एक्सहेलेशन और इनहेलेशन जो हैं वो होती हैं। यानी एक्सहेलेशन क्या है, जब एयर जो है बॉडी से बाहर चली गई। इनहेलेशन क्या है, जब अब्डोमिनल मसल एक्सपैंड किए और एयर जो है वो अंदर की तरफ आ गई। फ्रॉम द स्पाइरिकल्स एयर एंटर हो जाती है ट्रेकिया में, उसके बाद ट्रेक्यूल में जाती है। अब गैस एक्सचेंज कहाँ पे होता है इनमें, ट्रेक्यूल्स में। ये आपने रिस्पायरेटरी सर्फेसेस याद रखनी है। हाइड्रा में कहाँ हो रहा था गैस एक्सचेंज, जो इनर लाइनिंग थी डाइजेस्टिव कैविटी की। और उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या था, अर्थवर्म। अर्थवर्म में किसके थ्रू हो रहा था गैस एक्सचेंज, स्किन के थ्रू। अब इनमें क्या होता है, ट्रेक्यूल में हो रहा है जो गैशियस एक्सचेंज, टिश्यू सेल एंड एयर इन ट्रेक्यूल्स। एयर जो है वो ट्रेक्यूल्स को दे देते हैं, ट्रेक्यूल से दे दी जाती है टिश्यू सेल को, और ब्लड जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता गैशियस ट्रांसपोर्ट में। अब हमने आ जाना है वर्टिब्रेट्स में, यानी अब हम कहाँ पे आ गए हैं, अर्थवर्म से अब हम आ गए हैं आर्थ्रोपोड से, कहाँ पे, क्लास स्पाइसीज में, यानी कि फिशेस में। फिशेस में स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, गिल्स होते हैं। गिल्स कहाँ पे होते हैं, जंक्शन ऑफ हेड और टंग पे। कितने गिल्स होते हैं, 4 से 5 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं। विजिबल होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ फेरेंक्स, या फिर प्लेस कर दिए जाते हैं ब्रोंकियल कैविटी में, जिनको कवर किससे हम करते हैं, अपर कूलम से। और गिल्स में क्या होता है कि हाई सरफेस एरिया होता है गैस एक्सचेंज के लिए, और ये एफिशिएंट मैकेनिज़्म है फिशेस का, गैशियस एक्सचेंज का। और ये हर टाइम वेंटिलेशन इनकी होती रहती है कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर से। अब क्या होता है, वाटर जो है वो एंटर होता है माउथ से, गिल्स के ऊपर से गुजरता है, फिर बॉडी से गुजर के वो गिल ओपनिंग से बाहर की तरफ चला जाता है। ब्लड एंटर होता है हार्ट में पोस्टीरियर साइड से, पास करता है डिफरेंट चैम्बर्स में, और उसको पंप कर दिया जाता है गिल में। अब हार्ट जो है फिशेस का ये सिंगल सर्किट है, और ब्लड सिर्फ एक डायरेक्शन में फ़्लो करता है।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से वो रिसीव होता है हार्ट में। हार्ट जो है ब्लड को पंप कर देता है गिल्स में, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को दे दिया जाता है। यहाँ पे देखें, ये जो है ना हेड और जो इनका ट्रंक है उसके जंक्शन पे गिल्स प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट है रिस्पायरेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग में क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज लंग्स के थ्रू भी होता है, स्किन के थ्रू भी होता है और बकल चैम्बर्स के थ्रू भी होता है, यानी कि इसमें 3 वेज हैं गैस एक्सचेंज के। अब क्या होगा, जो लंग्स के थ्रू होगा उसे हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी रिस्पायरेशन। इसमें क्या होता है, एयर एंटर होती है नॉस्ट्रल्स की हेल्प से। जब नॉस्ट्रल्स ओपन होते हैं और माउथ क्लोज होता है, उसके बाद क्या होता है कि नॉस्ट्रल्स क्लोज हो जाते हैं और बकल कैविटी का फ्लोर जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। एयर को पुश कर दिया जाता है लंग में, और द इनटेक ऑफ एयर को हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन या एक्सेलेशन। अब लंग्स कैसे होते हैं फ्रॉग में, ये सिंपल सैक्स होती हैं, एक बैलून जैसे फुल हुआ होता है ना, वैसे ये सैक्स होती हैं। सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज़ होता है, थिन वॉल्ड एयर चैम्बर्स होते हैं जो कि रिचली सप्लाइड होते हैं कैपिलरीज के साथ, और ब्लड कंटेनिंग एरियाज होते हैं लंग्स में, वो मेन साइट हैं गैशियस एक्सचेंज की। द कंज्यूम्ड एयर आफ्टर गैशियस एक्सचेंज कहाँ से बाहर निकलती है, लंग्स से नॉस्ट्रल्स के थ्रू, और जो रिमूवल होता है कंज्यूम्ड एयर का उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलेशन। नेक्स्ट है रिस्पायरेशन इन बर्ड्स। बर्ड्स में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मैकेनिज़्म है रिस्पायरेशन का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव एनिमल्स हैं और इनका हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, जो कि इनकी एक रिक्वायरमेंट है फ़्लाइट के लिए। इसके अलावा इनको फ़्लाइट के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। अब क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम बर्ड्स में इतना अरेंज होता है कि 1 वे फ्लो ऑफ एयर थ्रू द लंग्स एंड एयर इज़ रीन्यूड आफ्टर इंस्पायरेशन, यानी 1 वे फ्लो होता है और इंस्पायरेशन के बाद एयर का रीन्यूअल होता रहता है। इनमें क्या होता है कि थिन वॉल डक्ट्स होती हैं जिन्हें पैराब्रोंकाई कहते हैं। पैराब्रोंकाई दोनों एंड से ओपन होती हैं और इसमें मुसलसल वेंटिलेशन होती रहती है एयर की, यानी कि एयर गुजरती रहती है। अब कहाँ पे होगा गैस एक्सचेंज, वॉल्स जो हैं पैराब्रोंकाई की, ये चीफ साइट्स हैं गैशियस एक्सचेंज के लिए। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन द लंग इज़ अपोजिट टू डैट ऑफ एयर फ्लो इन द पैराब्रोंकाई, यानी अगर ब्लड इस साइड पे जा रहा है ना तो एयर इस साइड पे जा रही है। इस तरह क्या होता है, काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म बन जाता है, जिसके थ्रू ये गैसेस वगैरह जो हैं उनका एक्सचेंज कर लेते हैं। लंग्स जो हैं उनमें सेवरल एक्सटेंशंस होती हैं जिन्हें हम एयर सैक्स कहते हैं, और ये सारे बॉडी पार्ट्स पे चली जाती हैं और बोन्स वगैरह में भी इन्होंने पेनिट्रेट किया होता है और वहाँ पे ये गैशियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट है रिस्पायरेशन इन मैन। इन मैन रिस्पायरेटरी सिस्टम में आते हैं लंग्स हैं, एयर पैसेजेस हैं, और ये फ्रेश एयर जो है ना वो लेके जाते हैं रिस्पायरेटरी साइट्स में। रिस्पायरेटरी साइट्स कौन सी हैं, नॉस्ट्रल्स हैं, नेज़ल कैविटीज़ हैं, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्व्यूलर डक्ट्स हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेज़ल कैविटीज़ से। नेज़ल कैविटीज़ जो हैं ये लाइन होती हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, जो कि सिलिएटेड एपिथेलियम की होती है। नेज़ल कैविटी फर्दर सब डिवाइडेड होती है 3 पाथवेज में, पैसेजवेज में, ठीक है, और एयर जो है वो एंटर होती है नॉस्ट्रल्स के थ्रू, और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आपको पता है हेयर और म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं। अब एयर जो नेज़ल कैविटी से गुजरती है ना वो वार्म होती है और मॉइस्ट होती है, और इसमें जितने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी फिल्ट्रेशन कर ली जाती है। नेज़ल कैविटी नेक्स्ट जा रही है थ्रॉट में या फेरेंक्स में, और 2 ओपनिंग्स के थ्रू। फेरेंक्स जो है ये मस्कुलर पैसेज है और ये एयर को कहाँ पे लेके जाता है, लेरेंक्स में। लेरेंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लेरेंक्स में क्या होता है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और ये सराउंड कर रहे होते हैं ट्रेकिया के अपर एंड को। इनमें से एक कार्टिलेज जो है ना एपिग्लॉटिस, वो एक लिड के तौर पे काम करता है। किसके लिए लिड होता है, लेरेंक्स की ओपनिंग के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। और कोई जब हम खाना खा रहे होते हैं ना तो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर देता है। और ग्लॉटिस में क्या होता है कि इसमें ना 2 थिन एज्ड फिब्रस बैंड्स होते हैं जिन्हें हम वोकल कार्ड्स कहते हैं। वोकल कार्ड्स जो हैं ये वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि लेरेंक्स में जो वॉइस ऑपरेटस है वो कौन सा है। नेक्स्ट है ट्रेकिया और विंड पाइप। ट्रेकिया ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अब उन सी शेप रिंग्स का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करती हैं ट्रेकिया को कोलैप्सिंग से, और एयर जो है वो जब गुजर रही होती है तो पैसेज को ओपन रखती हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ब्रोंकाई है, ठीक है, ब्रोंकस है, ब्रोंकस सब डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई फर्दर सब डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में। अब लंग्स की अगर हम बात करें तो लंग्स जो हैं ये क्लोज्ड सैक्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं आउटसाइड बाय द ट्रेकिया एंड नॉस्ट्रल्स। लंग्स स्पॉन्जी होते हैं। क्यों होते हैं स्पॉन्जी? क्योंकि इनमें एल्वेलाई होती हैं। लंग्स होते कहाँ पे हैं? चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी के फ्लोर को हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम। डायाफ्राम किससे बना होता है? स्केलेटल मसल से। और लंग्स को जिस मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, मेम्ब्रेनस सैक्स जिनमें लंग प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्लूरा। अब एल्वियोलाई, ब्रोंकाई में क्या होता है? कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं ट्रेकिया की तरह की, लेकिन वो जो है ना रिंग्स उनको रिप्लेस कर दिया जाता है कार्टिलेज प्लेट से। और ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है? कार्टिलेज होता ही नहीं है। ब्रोंक्यूल्स किससे बने होते हैं? सर्कुलर स्मूथ मसल से। ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होते हैं, सब डिवाइड होते हैं और क्या बना देते हैं, ठीक है, ये जो है ना ओपन होते हैं एयर सैक्स में। एयर सैक्स क्या है? फंक्शनल यूनिट हैं लंग्स का। एयर सैक्स में क्या होता है? एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई के ऊपर क्या होता है? नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। सो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज एयर सैक्स। अब मैकेनिज़्म क्या है? वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग का। ब्रीदिंग क्या प्रोसेस होता है कि हम फ्रेश एयर अंदर लेके जाते हैं अपनी बॉडी में जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ठीक है, और जिस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है उसको हम पंप कर देते हैं आउट ऑफ लंग्स। और ब्रीदिंग की 2 फेजेस हो जाती हैं इस तरह, एक इंस्पायरेशन है, एक एक्सपायरेशन है। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि फ्रेश एयर अंदर की तरफ आती है, और एक्सपायरेशन में क्या होता है कि वो एयर जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा होता है वो लंग्स से बाहर की तरफ रिमूव कर दी जाती है। अब लंग्स क्या होते हैं? लंग्स जो होते हैं ये स्पॉन्जी है नेचर में, ये मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अब क्या होता है? इंस्पायरेशन जब हो रही होती है तो लंग्स जो है ना वो एक्सपेंड कर जाते हैं, और जब एक्सहालेशन हो रही होती है तो लंग्स जो हैं वो उनमें क्या होता है कि कंट्रैक्शन हो जाती है, सिकुड़ जाते हैं। अब इसमें डायाफ्राम जो है उसका भी बहुत मेजर रोल है। अब सबसे पहले हम इनहेलेशन की बात करते हैं। रिब्स के दरमियान मसल्स होते हैं जिन्हें हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। जब मसल्स इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है कि रिब्स जो हैं वो एलिवेट कर जाती हैं, और जब ये मसल्स रिलैक्स करते हैं रिब्स सेटल डाउन हो जाती हैं। अब इंस्पायरेशन में क्या होता है? देखें, इंटरकॉस्टल मसल जो हैं, पहला स्टेप क्या था? इंटरकॉस्टल मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किए, ठीक है, उससे क्या हुआ? रिब्स एलिवेट कर गई। डायाफ्राम जो है वो लेस डोम लाइक हो गया। वैसे तो ये डोम लाइक होता है ना, लेकिन इसके डोम लाइक नेचर में कमी आ गई, लेस डोम लाइक हो गया। अब इससे क्या हुआ कि चेस्ट कैविटी में एरिया इंक्रीज़ हो गया और प्रेशर कम हो गया, जिससे एयर जो है वो अंदर की तरफ आ गई। अब क्या होता है कि जब प्रेशर लंग्स से कम होता है तो इसमें क्या होता है कि लंग्स में ना एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, एयर जो है वो अंदर की तरफ चली जाती है। इस प्रोसेस को हम इंस्पायरेशन कहते हैं। एक्सपायरेशन में अब सारे प्रोसेस उल्ट करने हैं। पहले इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, अब इंटरकॉस्टल मसल जो है वो रिलैक्स हैं और रिब्स जो हैं वो डाउनवर्ड चली गई हैं। जो डायाफ्राम है वो डोम लाइक हो गया है। उससे अब क्या हुआ कि जो चेस्ट कैविटी का जो फ्लोर है ना वहाँ पे जगह हो गई है कम। क्योंकि अब देखें कि रिब्स जो हैं वो डाउनवर्ड हो गई हैं और जो इंटरकॉस्टल मसल्स थे वो रिलैक्स कर रहे हैं, डायाफ्राम डोम लाइक हो गया, तो चेस्ट कैविटी में स्पेस जो है वो कम हो गई है और लंग्स जो है इससे कंप्रेस कर जाते हैं, ठीक है, और उनसे एयर जो है वो बाहर चल जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस, 2 तरह की रिस्पिरेटरी गैसेस हैं हमारे पास। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड वन इज़ ऑक्सीजन। अब इनका डिफ्यूजन कैसे होता है? डिफ्यूजन इनका तब होता है जब पार्शियल प्रेशर, इन गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसमें डिफरेंस आता है। अब एल्वेलाई में क्या होता है? कैपिलरीज होती हैं, ब्लड जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है थिन लेयर्स में और वो एक्सपोज हो जाता है लार्ज सरफेस एरिया पे। ब्लड इन द लंग्स इज सेपरेटेड फ्रॉम एल्वियल एयर। अब जो एल्वियोलाई में जो एयर थे ना उससे ब्लड सेपरेट होता है थिन मेम्ब्रेन्स की हेल्प से। वो मेम्ब्रेन्स किसकी होती हैं? कैपिलरीज की और एल्वियोलाई की।
ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? आपको पता है पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड कर जाती है, क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये अनस्टेबल होता है, स्प्लिट हो जाता है नॉर्मल पर्पल रेड कलर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। जिस टिश्यू में ज़रूरत होती है वहाँ भी जाके स्प्लिटिंग होती है और ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो इस एक्टिविटी को फैसिलिटेट करता है। अब क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुई, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब कर सकती है सी लेवल पे, और मैक्सिमम ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन रख सकती है ना सी लेवल पे वो 20 ml है इन द 100 ml ऑफ ब्लड। यानी हमारे 100 ml का जो ब्लड होता है उसमें 20 ml ऑक्सीजन होती है। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की। अब क्या होता है, जब ऑक्सीजन टेंशन यानी कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 115 मिलीमीटर मतलब 115 मिलीमीटर मरकरी होता है, तो हीमोग्लोबिन इसमें 98% सैचुरेटेड है। यानी 98% हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड है और 19.6 ml ऑक्सीजन है पर 100 ml ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजनेट कर ले, कम्प्लीटली ऑक्सीजनेशन उसकी हो जाती है 100 mm मरकरी पे, जो कि प्रेजेंट होता है लंग्स में। हाई प्रेशर पे क्या होता है कि सेम रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास, लेकिन जब ऑक्सीजन प्रेशर फॉल करेगा 60 mm तक तो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है हीमोग्लोबिन की ये भी डिक्रीज़ कर जाएगी। फिर ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से रिलीज़ हो जाएगी और ऑक्सीजन टेंशन लो होगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट कर जाएगी रैपिडली। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इसको। फर्स्ट वन कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ऑक्सीजन टेंशन डिक्रीज़ होगी, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होगी। ये बात याद रखनी है, ऑक्सीजन टेंशन डिक्रीज़ होगी, इसका मतलब है इस टिश्यू में ऑक्सीजन कम है तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन जाके ऑक्सीजन रिलीज़ कर देगी। टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज़ कर रहा होता है तो फिर ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर एफिशिएंटली वहाँ तक नहीं पहुँच सकती क्योंकि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट पीएच है। पीएच जो है ये भी इन्फ्लुएंस करती है। पीएच कम होगी तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होती है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। ये क्यों होता है कि डिक्रीज़ पीएच पे क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ जाके प्रोटीन पार्ट के साथ जाके बाइंड होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सॉल्युबल है देन ऑक्सीजन और डिज़ोल्व फ्रीली, ज़्यादा इजीली हो जाती है। अब ये 3 वेज में ट्रांसपोर्ट होती है। 20% जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गए, कार्बामीन हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, और 5% जो है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, जबकि जो 70% है वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में जो है ना ये ट्रांसपोर्ट होती है, H2CO3 बना लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन आर्ट्रियल एंड वीनस ब्लड। आर्ट्रियल ब्लड में क्या होता है, 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड होती है पर 100 ml ऑफ ब्लड। वीनस ब्लड में 54 ml कार्बन डाइऑक्साइड होती है पर 100 ml ऑफ ब्लड। इन दिस वे 100 ml ऑफ ब्लड टेक्स अप जस्ट 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज इट पासिस थ्रू द टिश्यूज़। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। सबसे पहले है कैंसर। कैंसर, अच्छा, इससे पहले ये बात करें कि बहुत सी प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं क्योंकि जो हमारी इनसाइड लाइनिंग है ना लंग्स की, रिस्पायरेटरी सर्विसेज की, वो एक्सपोज हो जाती है अनहेल्दी एयर को। जैसे स्मोकिंग वगैरह जो लोग करते हैं उनको रिस्पायरेटरी डिजीज़ ज़्यादा होती हैं। लंग कैंसर जो है ये एक बहुत सीरियस डिजीज़ है रिस्पायरेटरी सिस्टम की। कैंसर और कार्सिनोमा, इसमें क्या होता है, ट्यूमर बन जाता है, अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, ठीक है। मेटास्टेसिस, कैंसर कैन अक्लूड रिस्पायरेटरी पैसेज एज द ट्यूमर रिप्लेसेस लंग टिश्यू। ट्यूमर जो है वो रिप्लेस कर देता है लंग टिश्यू को। स्मोकिंग जो है यंग अडल्ट में काज है लंग कैंसर का, और लंग कैंसर के चांसेस जो हैं 10 टाइम ज़्यादा होते हैं उस पर्सन में जो कि स्मोक करता है या ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे लोग स्मोकिंग करते हैं। इट इज़ नॉट एस्टिमेटेड दैट 90% ऑफ लंग कैंसर इज काज्ड बाय स्मोकिंग। सेकेंड है ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक कॉन्टेजियस डिजीज़ है। इसको हम ना टीबी भी बुलाते हैं हुर्फ़े आम में। अब इसको कौन काज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसमें लंग्स डैमेज हो जाते हैं, कफ और फीवर हो जाता है, और ये बेसिकली ना सोशियो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है ये बहुत ज़्यादा इस डिज़ीज़ में मैटर करता है। एस्थमा की बात करें तो सीरियस रिस्पायरेटरी डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग होती है, उसके बाद कुछ टाइम के लिए बिल्कुल आराम आ जाता है, फिर दोबारा अटैक होता है। यानी कि ये पैरोक्सिसम्स हैं, यानी इसके सिम्टम्स जो हैं वो डिफरेंट वक्फे से शो होते हैं।
ये एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होती है, पोलन से, स्पोर्स के, कोल्ड, ह्यूमिडिटी और पोल्यूशन, इनकी वजह से ये हो सकता है। रोल ऑफ रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स की बात करें तो वेरियस टाइप के रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन में आपको पता है ब्लड में कौन से होते हैं, हीमोग्लोबिन होती है। इसके अलावा मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की तरह की है, लेकिन ये मसल्स में होती है। इसको मसल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। इसकी एबिलिटी जो है ना, वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो हीमोग्लोबिन से ज़्यादा होती है। और मायोग्लोबिन जो है, इसमें सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो कि एसोसिएट है आयरन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर के साथ, विच कैन बाइंड वन मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसकी एफिनिटी मैंने आपको पहले बताया ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। लंग कैपेसिटीज़ की बात करें तो जब लंग फुली इन्फ्लेटेड होंगे तो टोटल कैपेसिटी 5 लीटर है। नॉर्मली अबाउट हाफ लीटर एक्सचेंज होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इनसाइड द लंग्स एंड एक्सपेल ड्यूरिंग एक्सरसाइज 3.5 लीटर होता है, लेकिन फिर भी 1.5 लीटर हमारे लंग्स में रह जाता है। और रेस्ट पे क्या होता है कि हम 15 to 20 टाइम्स पर मिनट जो है वो इनहेल और एक्सहेल करते हैं। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्रीदिंग रेट जो है वो 30 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, 30 टाइम्स पर मिनट होता है।